लखनऊ का, जहां पर लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर तमाम जो मेधावी हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा। पारदर्शी तरीके से किया गया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही योजनाएं हैं, मैं उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा अपने कर्तव्यों को और दायित्वों का। मैं अपने जो भी परिजन हैं और गुरुजन हैं उनको मैं भी इस पद पर चयनित होने के लिए धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमें मालूम है आप सबके मन में भी ऐसी भावनाएं होंगी। अगर आपके मन में भी यही भावना है तो एक बार जोरदार तालियों से अपनी कृतज्ञता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्त करें। में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एक बार पुनः अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में लखनऊ में आयोजित इस समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव गौड़ जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री नरेंद्र भूषण जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम जी, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री एम देवराज जी, प्रभारी अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शिवेन सिंह जी, नवचयनित सभी ग्राम पंचायत अधिकारीगण, ग्राम्य विकास अधिकारीगण, समाज कल्याण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक समाज कल्याण के लिए चयनित सभी अभ्यर्थीगण, पंचायती राज विभाग और समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले आपके लिए दीपावली का ये उपहार नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में मैं इस अवसर पर आप सभी को, आपके परिजनों को, अभिभावकों को, आपके मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को मैं इसकी हृदय से बधाई देता हूं। ये लगभग 2000 पंचायत राज अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, ग्राम्य विकास अधिकारी समाज कल्याण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक समाज कल्याण के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के कार्यक्रम को और युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप उनकी क्षमता और योग्यता के
अनुसार उन्हें नौकरी प्राप्त हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ही हिस्सा है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने तक जो कार्यक्रम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया है, मैं इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह उसका एक प्रमुख भाग था। क्योंकि अगर अच्छे और सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा, वह स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में तो भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। आज आप देख रहे होंगे यही राज्य है जहां पर पहले कोई आता नहीं था, रोज यहां पे निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज बड़ा बड़ा निवेश यहां पे हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। लाखों करोड़ के वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को भी हम बहुत शीघ्र संपन्न करने जा रहे हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं। और ये उनके कार्य की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, उन्हें वहां पर कार्य का जो अच्छा हो सकता है उस प्रकार का परिणाम देने के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। और ये स्थिति हम लोगों ने निजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए किया। प्रदेश में योग्य और स्किलफुल मैन पावर हम उपलब्ध करा सकें, चाहे वह शासन के लिए, चाहे वह निजी क्षेत्र के लिए। इसके लिए उस प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उस प्रकार के ट्रेड और कोर्सेज हम लोगों के द्वारा संचालित भी हुए हैं। आज उसका एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। इसी का परिणाम है
कि उत्तर प्रदेश अब देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। विकास का एक माहौल बना है। निवेश के माहौल के माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। युवाओं की अपेक्षा को और उनकी आकांक्षाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिली है। जिन युवाओं को पहले पहचान का संकट था, आज वह युवा अपने प्रदेश में रह करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर कहीं प्रभारी मंत्री गए हैं, कहीं पर स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा, आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके माँ बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी नाथ को सुन रहे थे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आज कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के अधिकारी जुड़ने वाले हैं। त्योहारों को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री देंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक आज कानून व्यवस्था के मद्देनजर लेने वाले हैं और कानून व्यवस्था की वे समीक्षा करेंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारी जुड़ेंगे और त्योहारों को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री देने वाले हैं। शाम 7 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में आहूत की जाएगी। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आज ये जो मुख्यमंत्री आवास में बैठक होनी है अधिकारियों के साथ, क्या एजेंडा है इस बैठक का? देखिए दिव्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीते हुए त्योहारों में तमाम सांप्रदायिक दंगे जो है भड़काने की कोशिश किए गए और तमाम ऐसे घटनाएं सामने आई जिससे उत्तर प्रदेश दयालु था। अब आगे सबसे बड़ा एक चैलेंज है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि दीपावली और पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो पूरे भारत में करीब करीब छठ पर्व मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो व्रती हैं या फिर जो मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं वहां पर किसी तरह कोई बवाल ना हो, इसको लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक सीएम योगी ने बुलाई है और ये बैठक उनके कार्यालय में होगी। शाम को 6 बजे शुरू होगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये जो बैठक है, इस बैठक के कई मायने निकल के सामने आएंगे। एक तो यह कि ये एक लक्ष्य तय होगा कि दीपावली, धनतेरस से लेके, चूंकि दीपावली का जो त्योहार है वो 5 दिनों तक मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से उसमें शांति व्यवस्था कायम रहे, विद्युत की कटौती ना हो, ये सारी चीजें जो है उस बैठक में तय की जाएंगी। जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़ने वाले हैं। क्या उनके द्वारा यहाँ पर अपनी रिपोर्ट रखी जाएगी, क्या स्थिति जिलों में इस वक्त है और किस तरीके से उसे बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल, जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सभी जिलों के मंडलायुक्त और उन जिलों के जो वो हैं एसपी और डीएम हैं, सबको जोड़ा गया है और वो अपने एनआईसी से बैठकर वर्चुअल जुड़ेंगे और उनसे एक एक बातों पे, एक एक बिंदुओं पे रिपोर्ट ली जाएगी, किस जिले में क्या है और किस तरह की दिक्कतें और हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से बहराइच वाली घटना घटी है
उसके बाद योगी सरकार एक एक कदम फूंक कर चल रही है, जो कि बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली और छठ। तो उस गैदरिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर जो है ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जी प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। रामवीर सिंह ठाकुर को कुंदर की सीट से टिकट दिया गया है। खैर सीट से सुरेंद्र सिंह दिलेर होंगे उम्मीदवार। वहीं करहल से अनुजेश यादव को टिकट मिला है। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया है। और कटेरी से धर्मराज निषाद को उम्मीदवार भाजपा ने अपना बनाया है। और मझुआ से सुचिस्मिता मौर्य प्रत्याशी होंगी। तो सुचिस्मिता मौर्य प्रत्याशी है मझुआ से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं उपचुनाव के मद्देनजर। आखिर चयन किस बिना पर इन प्रत्याशियों का हुआ है? इलेक्शन की और ये प्रत्याशियों के नाम की जो सूची आई है, ये निश्चित रूप से बहुत ही चौंकाने वाली सूची है। कुंदरकी की बात करें, रामवीर सिंह ठाकुर हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वहाँ पर। और ठाकुर और जो जाट समुदाय है वो बीजेपी को वोट करता है। और ऐसी स्थिति में कुंदरकी से अगर राम सिंह ठाकुर को देखा जाए तो सही प्रत्याशी का चयन किया गया है। एक और नाम इसमें है जो कटेरी से धर्मराज निषाद। ये संभवतः निषाद पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने एक सीट की बात कर रही थी, तो उनकी कम्युनिटी से एक व्यक्ति को जो है उतारा गया है मैदान में। एक और चौंकाने वाला नाम है मझवा से श्रीमती सुष्मिता मौर्य का, जो कि निश्चित रूप से लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि संघमित्रा मौर्य को जो है टिकट मिलेगा, जो प्रताप मौर्य की सुपुत्री हैं और इसके पहले बदायूं की सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इन कयासों को विराम लगाते हुए बीजेपी ने सुष्मिता मौर्य को टिकट दिया है। सुष्मिता मौर्य भारतीय जनता पार्टी की काफी अच्छी और तेज तर्रार महिला जो है महिला नेत्री मानी जाती हैं। तो अपने आप में कंप्लीट ये एक घोषणा की गई है। 8वें सीट की अगर बात करें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में वो सीट गई है। और अगर 9वें सीट की बात करें तो मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो रहा है अभी, इसलिए ये 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो सामने आई है। अच्छा प्रदीप, यहाँ पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी क्यों ना हो। ऐसे में बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो क्या कहा जा सकता है कि सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस सपा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीधा अब जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में है। निश्चित रूप से ये मुकाबले जो हैं बाय इलेक्शन के, ये 2027 की दिशा और दशा को तय करेंगे। और जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसी तरह से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। और दोनों पार्टियों ने बहुत ही सोच समझ के और एक खास रणनीति के तहत इन सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आने वाले दिनों में 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में ये पता चल जाएगा कि सत्ता पक्ष में दम है या विपक्ष का जो अभी भी एक डंका बजा हुआ था उत्तर प्रदेश में वो बरकरार है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सपा की साइकिल चुनाव निशान पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सियासत गर्मा गई है। अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हाथ का पंजा खाली रह गया, कांग्रेस अब हाथ मलती रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त नारा अब सपा साकार कर रही है। कांग्रेस अपनी दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेदार है। नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है।
खबर मेरठ से है, जहां बीजेपी नेता नितिन बच्चन को जुआ खेलने का विरोध करना भारी उस वक्त पड़ गया जब दबंग जुआरियों ने बीजेपी नेता को घर में घुसकर जमकर पीट दिया। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि दबंग जुआरी पहले भी कई लोगों की पिटाई कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि पुलिस मामले में कार्रवाई करती भी है या इस बार भी जाने देती है। जुआ खेलते हैं, शराब वराब पीते हैं। और नितिन जैसे आए वहां से हमारे पास में, नितिन ने उनको आपस में बोलते देखा। उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहे, जुआ क्यों खेलते हो यहाँ पर। इतना कहने के बाद में नितिन को, मेरे बेटे को अंदर खींच के ले गए, उसके साथ बुरी तरह मार पिटाई करी। कितने लोग थे? करीब 5-6 लोग थे। नाम मालूम? 5-6 लोग थे। अरुण केबिल वाला है जी। और श्रीकांत है, रमाकांत है, रमाकांत है, जीते का भैया। एक अमित जो भोला है, भतीजा होता है मेरा, उसके मकान में कल भी 1-2 लड़की वहां से निकल कर गई थी। और मनीष पराशर हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा प्रकरण सामने आया है और क्यों मारपीट हुई है? ये ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर भाजपा नेता को जुआ खेलने का विरोध करना उस वक्त भारी पड़ गया जब उन्होंने विरोध किया और सट्टा माफिया और जुआ खिलाने वाले लोगों ने उन पर जमकर हमला बोला और उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। जो भाजपा नेता हैं वो ब्रह्मपुरी मंडल में ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी रहे हैं। उनका नाम नितिन बच्चन है, जिनको लगातार यहाँ पर पहले भी कई बार उन्होंने विरोध किया जुआ और सट्टा खिलाने का, लेकिन उसका कोई फर्क पुलिस पर नहीं पड़ा। मैं आपको बताऊं, थाना पुलिस की शय पर ही जीते, जो सट्टा माफिया, सट्टा किंग कहलाया जाता है, वो कई जगह पर सट्टा चलाता है, लेकिन थाना पुलिस उससे पैसा लेती है। हर महीने का पैसा लिया जाता है, जिस कारण उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती। जीते अब से पहले थाना देलीगेट क्षेत्र के बाहर एक युवक को जमकर पीट चुका, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसमें कोई कार्रवाई पुलिस ने फिर भी नहीं की थी। आज एक मामला सामने आया जब भाजपा के नेता की जमकर पिटाई की गई। सिर्फ उनका कसूर ये था कि उन्होंने अपने घर के बाहर जुआ खेलना और सट्टा खिलाने का विरोध किया था, क्योंकि अराजक तत्व वहां पर आते रहते हैं, शराब पीते हैं और आने जाने वाली महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी करते हैं, छेड़छाड़, जिसका वो लगातार विरोध करते आ रहे थे। उनको विरोध करना उस वक्त भारी पड़ गया जब अरुण केबिल और जो जितेंद्र है उसके भाई ने भी मिलकर नितिन बच्चन को जमकर पीटा है और बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद नितिन को यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल कह रही है कि अभी तहरीर मिली है, इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस हर बार सिर्फ रटा रटाया जवाब देती है, कोई ठोस कार्रवाई ऐसे गुंडे माफियाओं पर नहीं की जाती। जी अच्छा मनीष, कोई खास वजह कि पुलिस इन बदमाशों पे, इन जुआरियों पे मेहरबान है शिकायत के बावजूद, और वो भी भाजपा नेता जिनकी सत्ता है प्रदेश में, उनके ही नेताओं की नहीं सुनी जा रही है? आखिर कोई खास वजह है इसके पीछे? देखिए, जो सट्टा किंग हैं, जुआ खिलाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं बड़े माफिया हैं और पुलिस को अच्छा खासा जो वेतन है, महीने का हिस्सा, महीने का पैसा कहते हैं उनको देते हैं, सुविधा शुल्क उनको मिलता है, जिस कारण उनके थाना क्षेत्र में ये सट्टा और जुआ जमकर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही भाजपा नेता के होटल में, जो होटल हारमोनी है, उसमें भी बड़ा पैमाने पर कैसीनो खिलाया जा रहा था। 100 से ज्यादा टेबल लगाई गई थी, विदेशी महिलाएं, दिल्ली और मुंबई की महिलाएं यहाँ बुलाई गई थी, अर्धनग्न उनको होकर नचाया जा रहा था, शराब परोसी जा रही थी, उन पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर भाजपा नेता के जो होटल में मामला पकड़ा गया, उसके बावजूद भी उन्हें जमानत दे दी गई, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाजपा नेताओं की भी नहीं सुनी जा रही, और लेकिन पुलिस उन पर भी कार्रवाई करती है। हालांकि अब देखा गया जिस तरह से नितिन बच्चन को यहाँ पीटा गया है, उस पर जितेंद्र को अभी भी पुलिस नहीं पकड़ रही, ना उसके भाई को पकड़ रही, क्योंकि वो सट्टा किंग है और उनको अच्छा खासा सुविधा शुल्क भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस पर सवाल या निशान भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनीष। अब बात करेंगे रायबरेली से खबर का, जहां एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। यहां के बछरावा बाजार की गल्ला मंडी में 36 दुकानों पर पीला पंजा चला। इस दौरान व्यापारियों के भारी विरोध को नजरअंदाज करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान मौके पर मौजूद रही महाराजगंज की उपजिलाधिकारी ने बताया कि गल्ला मंडी में दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ था। नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। इसकी संख्या कम होने का नहीं, उसमें नए कुछ और लोगों का नाम बढ़ गया है, लेकिन ये सब उससे संख्या लेकर नहीं हो रही है। ये एक तरफ से जो हमारा अतिक्रमण हो रहा है पंजाब
मार्केट में उस सबको एक तरफ से निकाल तो मैम नाले के इस पार जितना अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है उसकी और उसके आगे भी? पूरा उतारा जाएगा, अभी चलेगा। बढ़ते हैं आगे। बदायूं जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज की हालत काफी खराब है। यहां अपनी 7 साल की बच्ची के इलाज के लिए आए माता पिता को जांच के नाम पर पहले तो घंटों इधर उधर दौड़ाया गया और उसके बाद इलाज के नाम पर उससे साफ कह दिया गया कि क्रिकेट मैच चल रहा है, डॉक्टर मैच खेलने में बिजी है, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता बच्ची का इलाज नहीं होगा। डॉक्टर की इस लापरवाही की वजह से बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने मामले पर दुख व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। सुबह से सर यहाँ पे घूम रहे हैं, इनसे कह रहे हैं सुबह ऑक्सीजन की जरूरत है, बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत है। सुबह से इधर से उधर घुमा पा रहे हैं, क्या वो सर आ रहा है, सर आ रहा है, सर खेल रहे हैं, मैच कहते हैं, मैच खेल रहे हैं। वो आधे घंटे में आ गए, 1 घंटे में 9 बजे से बच्ची खत्म हो गई सर। और रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिंकू, एक मरीज से ज्यादा क्रिकेट मैच डॉक्टरों के लिए कब से जरूरी हो गया कि एक बच्ची की मौत हो गई? देखिए रिब्बा, बता दूं, डॉक्टरों को वैसे तो धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से एक मासूम की इलाज के अभाव में मौत हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और बात अगर डॉक्टरों की जाए तो मरीज का जो मासूम बच्ची का जो पिता था वो लगातार इधर से उधर भागता रहा, डॉक्टरों से मिन्नतें करता रहा, लेकिन स्टाफ ने ये कह दिया कि डॉक्टर क्रिकेट मैच खेलना है, आधा घंटे बाद मरीज को देखेंगे, लेकिन इसी भाग दौड़ में उस बच्ची की मौत हो गई है। बता दें, इस पूरे मामले को बदायूं से पूर्व सांसद रहे और मौजूदा आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसको लेकर एक छीटाकशी की है। उन्होंने भाजपा के नेताओं को और यहाँ के जिम्मेदारों को कोसा है कि सपा सरकार की देन मेडिकल कॉलेज यहाँ पर किस स्थिति में पहुंच चुका है। जी बहुत शुक्रिया रिंकू तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। जुनून।